स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। नो मैम। अगर बाकी सब कह रहे हैं यस मैम, मापन की प्रक्रिया लिखा हुआ है, इज इट क्लियर? यस मैम दिख रहा है। यस मैम। यस जिसको मैम। नहीं, जिसको नहीं दिख रहा है उसके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत होगी। ओके मैम। क्योंकि अगर एक भी बच्चे को दिख रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से क्लियर है? ठीक है, तुम लोग अपना नेटवर्क चेक करो। चलो, ये चीज़ हमने तुम्हें अभी तुरंत जो हम लोगों ने बात की, ये उसको दिखाता है कि जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो उस प्रोसेस में व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह होता है, जिसको हम कुछ निर्धारित नियमों के आधार पर शब्दों, अंकों या संकेतों के समूह में से कोई एक सिंबल असाइन कर देते हैं। तो उसके आधार पर, उसके बेसिस पर हम ये समझ पाते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। और इस मापन को हम लोग जब एजुकेशन की प्रक्रिया में अपनाते हैं, जब हम क्लासरूम टीचिंग के रेफरेंस में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको इवैल्यूएशन के फर्स्ट स्टेप के जैसे लेते हैं। और इवैल्यूएशन का अभी आंसर दिया था कि इवैल्यूएशन की प्रोसेस में हम कोई भी चीज़ है उसकी क्या वैल्यू है उसको अपने निर्धारित करने के पश्चात ये देखते हैं कि वो जो भी घटना है जिसका हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। ये मूल्यांकन, ठीक। तो मूल्यांकन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम क्या करते हैं, अभी हमने तुम्हें ये बताया इससे पहले मापन में कि मापन में हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद जो नंबर हमें मिलते हैं वो है मापन का कार्य। कि हमने जस्ट एक नंबर असाइन कर दिया कि अगर किसी बच्चे से हम 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो उसको उसके पश्चात उसके बाद उसको उसमें कितने नंबर मिले, उसके आधार पर हम इस बात को देखते हैं कि वो बच्चा क्या एबिलिटी रखता है। और इसी के क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं मापन देकर के, मापन के द्वारा जब हमें नंबर पता चल जाते हैं तो उन मार्क्स को हम यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि ये जो मार्क्स हैं इनके बेसिस पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो ग्रुप बन रहा है वो कैसा है। बीइंग अ टीचर, जब तुम लोग एजुकेशन पढ़ रहे हो तो आगे हो सकता है तुम लोग टीचिंग के फील्ड में जाओ। तो जो मेज़रमेंट का पेपर हम लोग पढ़ते हैं वो इसी के लिए पढ़ते हैं कि हमें ये पता रहे कि एक टीचर मेज़रमेंट क्यों करता है। हमारा पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें देखो एग्ज़ामिनेशन के थ्रू ही हम ये जान पाते हैं कि जो विद्यार्थी है उसने कितना सीखा। जो स्टूडेंट है उसको किसी एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, इसकी जानकारी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेज़र, देन वी गेट द मार्क्स। और जब हमें मार्क्स मिल जाते हैं तो उन मार्क्स के आधार पर हम क्या करते हैं, हम एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये जो नंबर है इसके बेसिस पे हम स्टूडेंट के बारे में क्या कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कौन सा निष्कर्ष है जिस पर हम पहुंचते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ये ले सकते हैं, जैसे हमने तुम्हें कहा कि 50 नंबर का प्रश्न पत्र था। अब उस क्वेश्चन पेपर में अगर बच्चा 50 में से 48 पाया और 48 से ज़्यादा किसी को नहीं मिला क्लास में, ठीक, तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा वो यही होगा कि उस सब्जेक्ट में, उस पेपर में जो स्टूडेंट है वो अपने क्लास के और बच्चों से बेहतर योग्यता रखता है। इसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे ना अगर किसी को 50 में से 48 नंबर मिल रहा है।
और वो भी तब जबकि वो हाईएस्ट हो क्लास का, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. तो इसके बेसिस पे हम लोग इसका जो निष्कर्ष है या कंक्लूज़न है वो यही है कि वो जो स्टूडेंट है वो उस समय के लिए क्लास में उस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है अगली बार टेस्ट लिया जाए तो उस स्टूडेंट की जगह कोई दूसरा स्टूडेंट और अच्छा कर जाए उससे, है ना। तो ये जो इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि जो हमें मापन के द्वारा अंक मिले उनका मूल्य क्या है, वो कितनी वैल्यू रखते हैं। अब देखो, एक तो हो गया कि क्लास में 50 में से 48 नंबर जिसको मिले वो बेस्ट परफॉर्मर है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है क्लास में जिसको कि पहले उस सब्जेक्ट में 50 में से 20 नंबर ही मिलते रहे हों और इस बार उसको 30 नंबर मिले हों, है ना। तो जो पहले के 20 नंबर थे उनकी तुलना में जो एट प्रेजेंट का उसका 30 नंबर है, वो जो 30 मार्क्स हैं वो बढ़त लिए हुए हैं। तो वो पहले जहाँ था उसकी तुलना में वो आगे बढ़ा या फिर पीछे गया। हम लोग अपनी भी परफॉर्मेंस ऐसे ही देखते हैं ना। मान लो हमने जिस अभी तुम लोग पढ़ करके आए हो, जो इंटर किया, हाई स्कूल किया, तो जब उसमें टेस्ट होते हैं तो क्या होता है, अगर मान लीजिए थर्ड मंथली टेस्ट हुआ या यूनिट टेस्ट हुआ, उसमें हमको 20 में से 18 मिले और उसके बाद फिर टेस्ट हुआ तो 20 में से 19 मिल गया, तो इट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग फॉर अस कि हाँ हमने पहले से बेहतर किया। और टीचर को भी पता चलता है कि हाँ ये बच्चा अगर पहले 18 पे था तो अब 19 पर है, और या मान लो कम हुआ, एक नंबर कम भी हो गया, तो हमें ये लगता है कि हाँ हमने कहीं कुछ इसमें छोड़ा होगा ज़रूर जिसकी वजह से हम पिछली बार का भी जितना हमें मार्क्स मिला था उसको मेंटेन नहीं कर पाए। और अगर वहीं 18 से सीधे वो मार्क्स 8 या 10 पर आ जाते हैं तो ये टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए ही ये इम्प्लिकेशन देता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ रही है। इट मे बी अ फिज़िकल प्रॉब्लम, फिज़िकली अनहेल्दी हो, या फिर कोई दिक्कत आ गई हो, घर में कोई दिक्कत आ गई हो, मेंटली और इमोशनली। क्योंकि जब व्यक्ति का शरीर, मन और इमोशंस सभी अच्छे रहते हैं तभी वो पढ़ाई में अपना 100% दे पाता है ना। तो ये जो इम्प्लिकेशन है इसका, हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? वी इवेलुएट द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट देयर एजुकेशनल प्रोग्रेस, वो एजुकेशन के फील्ड में कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं इसको पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इवेलुएशन का। और इवेलुएशन में एक और चीज़ है, जैसे हमने मापन किया तो जब भी हम क्लासरूम में कुछ पढ़ाते हैं ना तो हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, शिक्षण उद्देश्य। जो एजुकेशन की प्रोसेस है ये बिना उद्देश्य के नहीं चलती है। कभी भी क्लासरूम में कोई टीचर आएगा तो बट ऑब्वियस है कि वो कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अपने दिमाग में रख करके आएगा, और जब वो क्लास में आएगा तो वो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके आप लोगों से बातचीत करेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे आज का मेरा जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स को इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। और टॉपिक भी मैंने तुम्हें वही दिया था, टाइटल तुम्हारी क्लास का कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। तो जब हम इस चीज़ को अपने दिमाग में रख करके तुम्हारी क्लास में एंटर करेंगे तो जितनी भी हम तुम्हारे साथ बातचीत करेंगे, अभी तक की जितनी भी बातचीत हुई, हमने मेज़रमेंट को ध्यान में रखते हुए उसका जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने पढ़ा था उन चीज़ों को रिवाइज करते हुए फिर हमने आगे इवैल्यूएशन की बात की, है ना। तो ये जो हमारा आज की टॉपिक है, बातचीत है, अब हो सकता है इससे पहले तुम लोगों ने
एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ना सुना हो, लेकिन जब आज की क्लास ख़त्म होगी तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तुम्हें ये पता होगा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और अगर तुमसे कोई पूछे कि शिक्षण उद्देश्य क्या है तो तुम उस चीज़ को बता सकोगे। क्यों बता सकोगे ना? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो उद्देश्य जिनको ध्यान में रख करके हम टीचिंग का कार्य करते हैं। क्लियर हो रहा है या इसमें कहीं कोई दिक्कत है? यस और नो? यस मैम, क्लियर है। ओके, यस अगर मैम। ठीक है तो ये क्लियर है इतना, और जिसको नहीं होगा वो भी बता देगा, हम उससे अलग से नहीं पूछ पाएंगे। तुम लोग बताओगे तभी हमें समझ में आएगा कि तुम्हें आया है नहीं। ठीक है, तो ओके मैम। इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। हर क्लास के लिए ये ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं। क्लास फर्स्ट के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 10th के लिए अलग है, 12th के लिए अलग है, ग्रेजुएशन के लिए अलग है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलग है, रिसर्च के लिए अलग है। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उसके लिए क्लास को जब बनाया जाता है ना, तभी ये ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर दिए जाते हैं। तुम किसी भी क्लास की बुक उठा करके देखोगे, किसी भी बोर्ड की, तो उसमें जो मेन कंटेंट रहता है वो सेम रहता है सब में। जैसे अगर हम ये कहें कि हमें बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना है, ठीक है, तो अब हो सकता है सीबीएसई की किताब में कोई अलग चैप्टर दिया हो, आईसीएसई में कोई अलग चैप्टर दिया हो, यूपी बोर्ड में कोई अलग चैप्टर दिया हो, और स्टेट बोर्ड्स में कोई अलग चैप्टर दिया हो, मगर उसका जो मेन एम होगा, जो एम को भी उद्देश्य कहते हैं, वो और ब्रॉड टर्म होता है, और एम्स को ही हम ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू पूरा करते हैं। जैसे एम क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना। अब उसी को हम ऑब्जेक्टिव्स के रूप में डिफाइन करते हैं कि बच्चे को हम किन किन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि वो स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे को समझ सके और उसके महत्व को जान सके। ठीक है, तो उस चीज़ को हम उन एम्स को अचीव करने के लिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का सहारा लेते हैं। और जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लासरूम में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब की सब कहलाती हैं लर्निंग एक्टिविटीज़। लाइकवाइज अभी हम लोग लेक्चर के थ्रू बातचीत कर रहे हैं, है ना? तो वहाँ पर क्या है, तुम लोग क्वेश्चन भी पूछते हो, हम आंसर देते हैं, या कोई डाउट होता है तो उसे क्लियर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती हैं। ऑल दीज आर द लर्निंग एक्टिविटीज़। सो I have talked about two things. First, educational objectives. Those objectives with the help of which we teachers tend to teach the students. शिक्षण उद्देश्य वो उद्देश्य हैं जिनकी सहायता से कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, और उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके वो क्लासरूम की लर्निंग एक्टिविटीज़ को प्लान करता है। अगर आमने सामने होते तो मे बी हम आपसे कुछ और बातचीत कर पाते, या फिर हम लोग आपस में डिस्कशन कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, अधिगम क्रियाएं या लर्निंग एक्टिविटीज़, इनको जब हम क्लासरूम में कर लेते हैं तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट हमारा है उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, उसके बिहेवियर में कितना चेंज आया। ठीक है, उसका जो बिहेवियर का चेंज है, जैसे हमने तुम्हें कहा कि आज की क्लास के बाद अगर तुमसे कोई पूछेगा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो यू विल बी एबल टू डिफाइन व्हाट आर द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आप ये बता सकेंगे कि शिक्षण उद्देश्य क्या है, या फिर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द लर्निंग एक्टिविटीज़ इनसाइड द क्लासरूम्स, तो तुम ये कह सकते हो उससे कि वो एक्टिविटीज़ जिनके थ्रू टीचर अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करता है और उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करता है जो उसने क्लासरूम में पूरा करने के लिए सोचा है, तो वो एक्टिविटीज़ लर्निंग एक्टिविटीज़ कहलाएंगी, है ना? तो इन दोनों ही बातों को अगर आप आज सीख जाते हैं तो दैट विल क्रिएट अ
behavioral change in all the students of my class। अगर वो बच्चे ये बात समझ जाते हैं कि वो बच्चे क्या, अगर तुम बच्चे ये बात समझ जाते हो कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तुम उसे बता सको, और साथ ही साथ तुम ये बता सको कि लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, उन्हें हम क्यों प्लान करते हैं, तो जो तुम्हारा बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। अब इस तरह से नहीं आएगा कि तुम किसी के सामने जाकर बिना पूछे ही बताने लगो, ठीक है। लेकिन अगर कोई तुमसे ये कहता है कि बीए कर रहे हो, थर्ड ईयर में हो, अच्छा उसमें पहला पेपर ये है, तो पहले पेपर में तुमने क्या पढ़ा, तुम बताओ कि हम इवेल्युएशन पढ़ रहे हैं, तो इवेल्युएशन का नाम सुनकर के अगर वो तुमसे पूछे अच्छा बताओ उसमें क्या क्या होता है, तब तुम इन 3 चीज़ों को बता सकते हो, है ना। तो बिहेवियरल चेंज इस रेफरेंस में बातचीत की जाती है कि जो चीज़ें बच्चे की पहले जानकारी में नहीं थी, उन चीज़ों की जानकारी उसको लर्निंग एक्टिविटीज़ के थ्रू हो जाती है, ठीक। तो अब ये क्या है, व्यवहार परिवर्तन की बात है, और व्यवहार परिवर्तन विजिबल भी होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे बर्ताव करता है कि वो असभ्य हो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है लोगों का वो यही होता है, या स्टेटमेंट होता है वो यही होता है कि पढ़ लिख करके भी तुम इस तरह का काम कर रहे हो, तुम्हारी सारी जो पढ़ाई लिखाई है वो तुम्हारे काम नहीं आई। होता है कि नहीं होता है ऐसा, अगर कोई असभ्य व्यवहार करे और पढ़ा लिखा दिखाई दे तो नहीं होता। यस मैम, Yes, बिल्कुल yes, होता है ठीक है, मैम। जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं उनसे तो लोग एक सामान्य उम्मीद रखते हैं कि उसका व्यवहार अगर नहीं भी सही है तो कह देते हैं अरे ये पढ़ा लिखा थोड़ी है, ये तो ऐसे ही करेगा। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा सभ्य दिखने वाला व्यक्ति अपने मानक के अनुरूप व्यवहार ना करे तो फिर क्या होता है, उससे यही सवाल किया जाता है कि वाई यू आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड देन यू शुड बिहेव प्रॉपरली। तो ये जो व्यवहार परिवर्तन की बात है, ये मेंटल जो स्ट्रक्चर है उसमें तो चेंज लाता ही लाता है, साथ ही साथ जो फिज़िकल हमारा व्यवहार है जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं उन चीज़ों को भी चेंज करने का काम ये करता है। तो इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में ये 3 चीज़ें आती हैं। देखो, मापन की प्रक्रिया में हमने तुम्हें क्या बताया, मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ सम नंबर्स सम सिंबल्स टू अ पर्सन और एन इवेंट, ठीक। तो मापन की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या घटना को कोई चिन्ह, कोई अंक या संकेत प्रदान कर देते हैं जिससे कि हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और उस जानकारी को जब प्रयोग में ला करके जो भी हमें उस चीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, ठीक है, उस पर्सन के बारे में पता चला, अगर तुम किसी से भी पूछो, मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, और तुमने पूछा मैथ्स में कितने नंबर मिले, ठीक है, और उसने बताया आई गॉट 45, ठीक। तो 45 जब उसने बताया तो उसके बाद तुम उससे कुछ और सवाल पूछोगे उसके बारे में, उसकी कंडीशन को सही सही जानने के लिए। अगर हाँ तो क्या सवाल पूछोगे बताओ। अगर वो नंबर बता रहा है कि मुझे 45 मिला, तो अगला सवाल क्या हो सकता है, तुम लोग बताओ, प्रपोज सवाल, उससे क्या क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कोई नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा अगर कोई मैम मैं पूछूंगी उसकी हाँ। प्रिपरेशन कैसे थी या कैसे तैयारी की। ठीक है, तैयारी कैसे की ये तो ठीक है, हम उस बारे में पूछेंगे ही, लेकिन हम तुमसे इसलिए कह रहे हैं, जैसे हमने तुम्हें मेजरमेंट की डेफिनेशन में बताया था कि उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके, है ना। अगर हमें उसकी एग्जैक्ट कंडीशन के बारे में जानना है, 48 जो मार्क्स हैं क्या वो अपने आप में डिफाइन करते हैं कि 45 जो मार्क्स हैं वो क्या केवल अपने आप में वो डिफाइन कर लेंगे कि वो बच्चा अच्छा है कि एवरेज है या फिर क्लास में कमज़ोर बच्चा है, क्या केवल 45 से हमें पता चल रहा है। नो मैम। नो मैम 45। हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और कोई एक और क्वेश्चन मैम उससे ज़रूर कुछ होगा। क्वेश्चन पूछे।
मैम उसकी और चीज मेंटल कंडीशन देखेंगे उससे या कुछ ऐसा कुछ कंडीशन क्वेश्चन लेके आएंगे पूछेंगे। जिसमें वो देखते हैं कि वो कैसा आंसर देता है, वह उस नेचर में वो कैसा बिहेव करता है। चलो अच्छी बात है, तुम लोग कॉन्सेप्ट को समझने लगे हो, जानने लगे हो, लेकिन वो आंसर मिसिंग है जो मुझे चाहिए। हम लोग उसकी एग्जैक्ट कंडीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? भाई यहाँ मीटर या किलोमीटर या किलोग्राम तो है नहीं। हाउ वी विल कम टू नो दैट स्टूडेंट इज गुड, एवरेज और हाँ? मैम जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा उससे लगेगा। हाँ हाँ, okay. और और It's 50 or 100. ठीक है, एक साथ सब बोल दे रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैम टेस्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैम अगर कोई बताता है कि 45 मार्क्स आए हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आउट ऑफ 50, 100, 200, आउट ऑफ व्हाट? दिस इज द मेन क्वेश्चन। इसी के आधार पर आप एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि वो बच्चा कैसा है, क्योंकि कितने में से उसको मिला, 50 में से, 100 में से या 200 में से, इसके बेसिस पर तुम्हारा जो इवैल्यूएशन है वो किया जा सकेगा। मेजरमेंट तो हमने कर लिया 45, है ना? अब वो 45 की जो हमारे लिए वैल्यू है वो कैसे डिसाइड होगी? वो तब डिसाइड होगी जब हम पता करेंगे आउट ऑफ हमने उसको कितने में से गेन किया है ना? अगर 50 में से 45 है तो अच्छा कहा जाएगा ना? और अगर 100 में से 45 है तो क्या उसकी वैल्यू 50 में से 45 के बराबर ही रहेगी या अंतर हो जाएगा? मैम अंतर हो जाएगा। अंतर हो जाए। अंतर हो जाएगा ना। अगर वो 50 में से है तो उसकी परसेंटेज अच्छी खासी है, और अगर वो 100 में से है तो उसकी परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं है। अगर कोई बच्चा 100 में 45 पा रहा है तो वो उस बच्चे से हमेशा परसेंटेज में कम रहेगा जो 50 में से 45 स्कोर कर रहा है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई इसमें डाउट? नो मैम। ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है तो इस बात का कंक्लूजन ये है कि इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन we come to know that whatever the person or an object is having, whatever quality a person or an object is having, how we see in terms of social desirability. जो भी व्यक्ति है या जो भी घटना है उसके अंदर जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम सामाजिक रूप से कैसे देखते हैं, सामाजिक रूप से उसका मूल्य कितना है। ठीक है, अब हमने तुम्हें एग्जाम्पल बताया कि अगर 50 में से 45 मिल रहा है तो वो परसेंटेज ज़्यादा है और वो हमारे लिए सामाजिक रूप से ज़्यादा वैल्यू रखेगा। और अगर 100 में से 45 है तो खराब, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही खराब है ना, लेकिन उसकी तुलना में ये परसेंट, पहले वाले की तुलना में ये परसेंटेज उतना अप टू मार्क नहीं कहा जाएगा। तो नंबर तो 50 में 45 मिले तब भी वो 45 है, 100 में 45 मिले तब भी वो 45 है, लेकिन जैसे ही हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं वैसे ही उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो जाती है। मापन में हम केवल मैकेनिकल काम करते हैं और इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सोशली वो चीज़ कितनी डिज़ायरेबल है, वो कितनी वांछनीय है ना। अगर मान लो प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आती है तो वो कंपनी क्या करेगी, वो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखेगी, उसके नंबर्स भी देखेगी, उसका इंटरव्यू भी लेगी, पर्सनालिटी भी देखेगी। अब उनके आधार पर जो व्यक्ति उसको लगेगा कि ये हमारे लिए बेस्ट सूटेड है तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा, है ना।
इवैल्यूएशन में यही चीज़ होती है, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर क्या है, मेज़रमेंट के थ्रू उनके नंबर्स का पता किया जाता है और उसके बाद उन नंबरों के बेसिस पर ये देखा जाता है कि जिस भी काम के लिए हम जो भी कुछ सेलेक्ट करने के लिए हमको जो क्वालिटीज़ चाहिए वो क्वालिटीज़ किस में बेहतर हैं, इसका पता हम तब लगाते हैं जब हम उन बच्चों के मार्क्स को ऊपर से नीचे के क्रम में रखते हैं। जो बच्चे ज़्यादा स्कोर करेंगे उसका ये कंक्लूज़न निकलता है कि उन स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज़ हैं वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा फुलफ़िल करती हैं, है ना। अभी तुम लोगों ने जो भी एग्जांपल बताया, जिसने भी जो भी आंसर दिया, आंसर कोई भी गलत नहीं था, सारे आंसर सही थे। भाई ठीक है, अगर हमें कोई नंबर बता रहा है तो हो सकता है कि वो अच्छे नंबर बता रहा हो, लेकिन हमें उसे देख के डाउट होता हो कि नहीं, इसको शायद इतने नंबर नहीं मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उससे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, हम टेस्ट भी ले सकते हैं और हम उसके बिहेवियर को देख करके भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जो कि हम इवैल्यूएशन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई पर्सन हमारे सामने नहीं है तो वहाँ हमें क्या करना होगा, वहाँ वी हैव टू रिलाई ऑन द मार्क्स। वहाँ हमें मार्क्स को देख करके ही उसके बारे में कोई एक कंक्लूज़न निकालना होगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन यही कहता है कि जो भी घटना है वो जिस भी व्यक्ति या वस्तु के से संबंधित है, उसके जो गुण हैं या जो विशेषताएं हैं वो सोशली हमारे लिए कितनी अच्छी हैं। अगर बच्चे का नंबर ज़्यादा है तो सबकी प्रशंसा उसको मिलेगी और उसको अच्छा माना जाएगा, और यदि उतना अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करेगा कि उस स्टूडेंट को और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो ये सोशल डिज़ायरेबिलिटी है और साथ ही साथ ये टीचर्स के लिए ये इम्प्लिकेशन देता है, जैसे हमने तुम्हें पिछली बार भी क्लासेस में बताया था कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको और अच्छा बनाने के लिए, जो एवरेज हैं उनको अच्छा बनाने के लिए, और जो बिलो एवरेज हैं उनको कम से कम तो एवरेज की जो कैटेगरी है उसमें ला करके उनके साथ उनके करियर को, उनकी लाइफ को और बेहतर बनाया जा सके। जब इस चीज़ के लिए हम काम करते हैं तो वो इवैल्यूएशन का प्रोसेस कहलाता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। अब इसमें सबसे पहले हम मेज़रमेंट करते हैं। जो भी हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जब हम लर्निंग एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को बता देते हैं तो उसके बाद हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि बच्चों के बिहेवियर में कितना चेंज आया है। इस चेंज को जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेज़रमेंट। अब ये जो बिहेवियरल चेंजेस हैं इसके आधार पर जो हमें कैटेगरीज मिली है ना, अच्छी, एवरेज और बिलो एवरेज, अब उस कैटेगरी के आधार पर हम फिर से अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए क्या करें, जो एवरेज हैं उनके लिए क्या करें और जो बिलो एवरेज हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फिर से उसके आधार पर लर्निंग एक्टिविटीज़, फिर से बिहेवियरल चेंजेस और फिर से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो प्रोसेस है ये साइक्लिक है, ये लगातार चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। ठीक है। अब व्यक्ति अपना मूल्यांकन स्वयं भी करता है और दूसरे भी करते हैं। तो ये जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया उसके आधार पर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए, फिर ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर अपने बिहेवियर के चेंज को देखा। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को लगातार हम कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। और कल हम लोग आगे बढ़ेंगे एजुकेशन के फील्ड में इवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है। अब आज की क्लास का तो तुम लोग का टाइम हो रहा है, आज की क्लास हम हेलो मैम। ओवर करते हैं। हाँ बताओ। मैम हाँ बोलो। उसमें आवाज़ नहीं आ रही।
हेलो, यस मैम, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब आई है, हाँ बता। यस मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ अब आई है, मैम बोलो। कह रहे हैं कि जैसे मापन करने के बाद अगर कोई बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसको हम हम्म। परामर्श और निर्देशन के थ्रू मतलब अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो मूल्यांकन भी में भी तो यही होता है, तो उसके उद्देश्य और उसके उद्देश्य सेम होते हैं क्या? नहीं, मूल्यांकन में यही कहाँ होता है। मूल्यांकन करने के मैम बाद ही मूल्यांकन हम। करने जैसे हाँ। जैसे अगर कोई बालक है तो उसका भी मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे अगर वो हम्म। एवरेज है तो उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो और एवरेज है ये मापन पता में भी कैसे चला? एवरेज है ये मूल्यांकन पता कैसे चला? पहले मापन किया तो उसका हाँ। रिजल्ट आया, उस फिर मूल्यांकन किया हमने कि वो उसका एवरेज हम्म। मतलब हाँ एवरेज की क्वालिटी में वो आता है। हम्म। तो तो मैम तुम्हारा मापन क्वेश्चन के हमें लगता है उद्देश्य आंसर में समझ में आ गया तुम्हें। यस मैम समझ में आ गया। हाँ हाँ बताओ, बोलो जो मैम डाउट है बोलो। मापन के उद्देश्य में मैम हम्म। मापन के कार्य और उद्देश्य मैंने नेट से देखा तो उसमें यही लिखा था कि वर्गीकरण और परामर्श और निर्देशन। हम्म। तो मैम मापन हम ये पूछना चाहते थे कि मापन में भी अगर यही होगा और मूल्यांकन में भी यही हो गया होगा, हम्म। तो उन दोनों के उद्देश्य सेम होंगे क्या? बिल्कुल सेम है। देखो, मापन को तुम मूल्यांकन से अलग करके नहीं देख सकते। जब तक मापन नहीं करोगे तब तक अच्छा मूल्यांकन नहीं होगा। यस मैम। पहली क्लास से हम तुमको यही बात बता रहे हैं, यस मैम, बस यही है पूछ। ना। जैसे ओके, थैंक यू मैम। तुम पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दो, अगर तुम लौकी कद्दू भी लेने जाओगे 2 किलो 4 किलो, पहले तो ये देखोगे ना कि सड़ा गला तो नहीं है, कि सड़ा गला ले लोगे, बताओ। मैम नो मैम। नो ना। यस फर्स्ट मैम। ऑफ ऑल यू विल इवेलुएट कि ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है। अब बिना किलो के तो तुम ले ही नहीं सकते। तुम लोग 1 हो या 10 हो, इसके अकॉर्डिंग तो तुम लोगे ना उसको।